आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी और सिंपल सा है, जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एग्जाम में इसकी वेटेज अच्छी खासी रहती है और एक इजी कंसेप्ट होने के नाते आपके पास ये चैप्टर करना इजी रहेगा और अच्छे से इसे रिवाइज करने में हमारे पास क्या क्या चैप्टर के अंदर था, कैसे कैसे था, क्या करा जाता है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी। हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि कंपनी को जब मार्केट से पैसा डिबेंचर्स के थ्रू मिलता है तो कंपनी उसके लिए क्या क्या एंट्री पास करती है। जैसा कि आपको पता है, अकाउंटिंग में हम चीजों को रिकॉर्ड ही करते हैं। तो कंपनी ने जो पैसा लोगों से लिया है डिबेंचर इशू करके, तो डिबेंचर किस किस तरीके से कंपनी इशू करती है वो डिस्कस करना है। कंपनी जब डिबेंचर को इशू करती है तो उस टाइम पे क्या क्या एंट्री पास होती है और उन एंट्रीज को हम कैसे यहाँ पे शो करते हैं। हमारा मेन क्रक्स यहाँ पे एंट्रीज को शो करना है और एंट्रीज को करते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, एंट्री को पोस्ट करते टाइम पे क्या क्या होता है, वो इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर में डिबेंचर अगर बात की जाए तो डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है कंपनी के थ्रू कि भाई हमने आपसे पैसा उधार लिया है और इसके रिस्पेक्ट में हम आपको रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। तो कंपनी इसके अंदर नॉर्मली क्या करती है, मार्केट से पैसा लेगी और उसके बदले में डिबेंचर क्या कर देगी, इशू कर देगी। कंपनी जब पैसा लेती है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। यहाँ पे कंपनी पैसा लेके डिबेंचर इशू करती है। दूसरे केस क्या होता है, कंपनी ने पैसे ना लेके कंपनी ने कुछ पैसे के अलावा चीजें ले ली। जैसे कंपनी को कोई एसेट्स खरीदनी है तो एसेट्स खरीदेगी, उसके रिस्पेक्ट में कंपनी में पैसे नहीं है तो डिबेंचर दे सकती है। कंपनी इसी तरह से किसी का बिजनेस खरीद सकती है, उसके रिस्पेक्ट में डिबेंचर दे सकती है, या कंपनी ने किसी से सर्विस ली है उसके रिस्पेक्ट में उन्हें क्या दे दिए, डिबेंचर दे दिए। तो जरूरी नहीं कि कंपनी पैसे के लिए डिबेंचर इशू करती है, पैसे के अलावा भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है, जिसको अदर देन कैश कंसिडरेशन बोलते हैं। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कंपनी के पास एक कंडीशन होती है कि भाई हम पैसा मार्केट से बोरो करें बट कुछ लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो हम डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी दे देते हैं, जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो डिबेंचर इशू करने का एक नया तरीका होता है जिसमें डिबेंचर इशू होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। नॉर्मली ये तीन तरीके इशू करने के होते हैं, जिसमें आप डिबेंचर कैश के लिए इशू करते हो, या डिबेंचर आप अदर देन कैश के लिए करते हो, या फिर डिबेंचर आप किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में करते हो। बाकी डिबेंचर को जब इशू किया जाता है तो उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। एक टॉपिक ये भी डिस्कस करना है। इसके अलावा डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखी जाती है जो कि एक इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है कि आपने जो पैसा लोगों से लिया है उस पैसे के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो इंटरेस्ट आप देते हो उस इंटरेस्ट को क्या एंट्री पास करनी होती है, इसमें क्या ट्रीटमेंट होती है उसकी वो डिस्कस करना है। एंड लास्ट वन, इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे को डिबेंचर इशू करते टाइम पे कुछ लॉस हो जाते हैं, डिस्काउंट हो जाते हैं, उनको भी यहाँ पे क्या करा जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। तो पूरे चैप्टर के अंदर ब्रॉडली अगर काम करने की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर टोटल 5 टॉपिक है जिनको हम इसे कवर कर सकते हैं, जिनको ब्रॉडली आप 6 भी कह सकते हो, जिसके अंदर आप राइट ऑफ वाली एक एंट्री अलग से इसमें डिस्कस की जाएगी। तो पूरे चैप्टर के अंदर कोई ऐसा मुश्किल वाली टॉपिक नहीं है, एक एक करके चीज को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो हेडिंग डालते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में सबसे मेन कहानी जो होती है वो इश्यू करने के रिस्पेक्ट में होती है कि डिबेंचर हम इश्यू क्यों करते हैं। तो इश्यू करने के 3 कारण होते हैं। आपको पैसे चाहिए तो फॉर कैश के लिए कर सकते हो, आपको कुछ एसेट चाहिए, या किसी का बिजनेस चाहिए, या किसी से कोई सर्विस चाहिए, उसके लिए आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। तीसरा, आप कर सकते हो फॉर सर्विस के लिए, आपने किसी से कोई सर्विस ली, उसके रिस्पेक्ट में उसको क्या दे दिए, डिबेंचर्स दे दिए। अगर फॉर कैश की बात करो तो डिबेंचर इशू करते टाइम पर आप डिबेंचर को कैश में इशू कर रहे हो, मतलब वहां से पैसा लिया और उनको डिबेंचर आपने अलॉट कर दिए। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट केस की बात करूं, व्हेन डिबेंचर इशूड फॉर कैश। तो जब भी डिबेंचर कैश में इशू होते हैं तो यहाँ पर इशू करने की बात करी जाए तो इशू करते टाइम पे हम डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमने फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितने पर इशू करा। अगर जितने के फेस वैल्यू, लेट से डिबेंचर की एक फेस वैल्यू 100 रुपए मान लेते हैं कि एक डिबेंचर हमें इशू करना तो 100 रुपए मिल जाएंगे उसके बदले में। तो कंपनी के पास एक डिबेंचर की बेसिक वैल्यू 100 रुपए मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए आपने इसको इशू किया है, इशू प्राइस इसका 100 रुपए ही रखा है आपने, तो इसको बोलते हैं आपने इशू किस पर किया, एट पार। एट पार का मतलब होता है बराबर वैल्यू, जितने की चीज थी उतने पर इशू करा। इसके अलावा आप इशू करते टाइम पे हो सकता है उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा ले लो, लेट्स से आपने उनसे 110 रुपए की डिमांड करी, तो क्योंकि आपकी मार्केट में एक अच्छी खासी रेपुटेशन है तो कंपनी क्या करती है उसके रिस्पेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करती है, जिसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम।
एंड तीसरा, मार्केट में जो डिवेंचर आप इश्यू कर रहे हो उस इश्यू डिवेंचर्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है आप उनसे कम पैसे ले रहे हो क्योंकि कंपनी को ज्यादा नीड है और मार्केट से पैसा लेने में दिक्कत हो रही है, तो कंपनी क्या करती है इस डिवेंचर को सस्ते में भी इशू कर देती है, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिवेंचर तीन फॉर्म में इशू हो सकता है, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पे। अगर कैश में करते हो, चाहे आप कैश के अलावा अदर देन कैश करोगे, उसमें भी तीन बातें चलेंगी। अब डिवेंचर चाहे आप कैश में करो, मतलब पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, हमारी एंट्री लगभग सेम रहती है, सिर्फ हमारे पास नाम का यूटिलाइजेशन अलग अलग हो जाते हैं। जैसे प्रीमियम का केस आता है तो प्रीमियम के केस में हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिवेंचर एक तरह की सिक्योरिटी होती है, तो इसलिए उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलते हैं। और अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट हमारे एक तरह का लॉस होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। तो कंपनी इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करती है, अगर प्रीमियम पे इशू करेगी या डिस्काउंट पे इशू करेगी। तो इनसे रिलेटेड हमारे को एंट्री डिस्कस करनी है। कंपनी जब भी पैसे की डिमांड करेगी पार के अंदर, तो कंपनी क्या करती है, पहले ये बताएगी कि हम पैसे किस किस तरीके से लेंगे। लेट्स से डिवेंचर 100 रुपए का है, कंपनी ने इस 100 रुपए को डिमांड करने के तरीके बताए होंगे। लेट्स से उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन के साथ 30 रुपीज लेंगे, अलॉटमेंट के साथ हम 30 रुपीज लेंगे और फाइनल कॉल के साथ हम 40 रुपीज लेंगे। तो कंपनी जिस भी तरीके से पैसे मांगेगी कंपनी पहले आपको इंडिकेट करेगी। ये मैंने केस लिया, अगर आप किस पर इशू कर रहे हो, एट पार पर इशू कर रहे हो सकता है आपने 100 का डिवेंचर था लेकिन आपने इशू कर दिया 110 पर, यानी 10 रुपए प्रीमियम लिए। तो जब आप इसे 110 पर इशू करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम, तो यहाँ पे प्रीमियम किसके साथ लिया गया क्वेश्चन आपको बताएगा। एप्लीकेशन 30 रुपए, अलॉटमेंट मान लेते हैं 40 है, लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। एंड लास्ट फाइनल कॉल, जो कि आपके पास बैलेंस अमाउंट रहेगी 40 रुपीज की। या हो सकता है डिवेंचर मार्केट में जब आपका 100 का है तो मार्केट में इशू कर रहे हो तो आपने डिस्काउंट पे इशू करा है, लेट्स से डिस्काउंट हमने लिया है कितने का, 10 रुपए का, तो ये डिवेंचर मार्केट में होगा 90 रुपए में इशू, इसको बोलेंगे एट डिस्काउंट। तो जब डिवेंचर एट डिस्काउंट पर होता है तो भाई एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन में मान लीजिए कंपनी ने 30 लिया, अलॉटमेंट पे 30 लिया, फाइनल कॉल पे भी 30, तो 90 लेगी कंपनी टोटल, तो 90 का पूरा हिसाब है। डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट के साथ होगा अनलेस क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, आपके पास ये 40 रुपीज अलॉटमेंट रही होगी, इसमें से 10 का आपने डिस्काउंट दिया होगा, तब जाके वैल्यू कितनी निकली होगी, 30 रुपीज की। तो कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से इसमें पैसे मांगती है। तो कंपनी जब पैसे मांगती है तो उसकी क्या एंट्रीज होती है वो डिस्कस करते हैं। तीनों केस को मर्ज करके एक ही बार में डिस्कस करेंगे, जिससे बात सारी क्लियर हो जाए। पहले नॉर्मल एंट्री करेंगे, फिर उसमें पार, प्रीमियम और डिस्काउंट को मैं क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको पता होगा डिवेंचर जब इश्यू होते हैं, जब डिवेंचर इश्यू होते हैं तो कंपनी इनके साथ एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसा रिसीव करती है, कहते हैं भाई एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे आप हमें दे देना। तो सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा अगर हमें मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा आएगा, हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये पैसा किस चीज का आ रहा है, डिवेंचर एप्लीकेशन का। तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बड़ा सिंपल सा है, पैसा आया, किससे आया, एप्लीकेशन से। और ये पैसा जैसे ही आता तो कंपनी इस पैसे को परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफर करती है, क्योंकि डिवेंचर से रिलेटेड था। तो व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन का पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो। एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर होता तो एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू परसेंटेज डिवेंचर। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी मैं पार से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल एंट्री हमारी पार की होगी तो जिस तरीके से एंट्री होती है उनमें कोई वेरिएशन ऐसा नहीं है, बस एक एक चीज का फर्क आ जाएगा जब हम एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है,
ये पार पर केस की एंट्री करिए, बाकी प्रीमियम पे आपके पास अगर इसी एंट्री को करा जाए तो कुछ ऐसे होगा। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। यानी प्रीमियम का पैसा आपके पास एक लायबिलिटी फॉर्म करता है, इसलिए लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है। और अगर यही चीज डिस्काउंट पे होगी तो उस केस में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये मान के चल रहा हूं कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम या डिस्काउंट है, ये डेबिट होगा। साथ में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एक तरीके का हमारा एक्सपेंस है। और 2 में नाम आ जाएगा परसेंटेज डिबेंचर। ये एंट्री मैंने पार के लिए करी है। एट पार पर ये ड्यू होता है, एट प्रीमियम पर ये ड्यू होता है और एट डिस्काउंट पर ये ड्यू होता है। तीनों में नाम देख सकते हो, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा था नहीं तो यहाँ पे कोई नाम नहीं आया। यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करी है तो वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम भी आया। और यहाँ पे क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया तो आपका लॉस हो तो उसे आपने क्या कर दिया, डेबिट। इसके बाद आपको इसका पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का। फोर्थ, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर आप इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल वगैरह का पैसा मांगते हो, तो व्हेन फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल का पैसा मांगा जाएगा तो एंट्री बनेगी डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। जिसका भी पैसा मांगा जाता है उसे डेबिट कर देते हैं 2% डिबेंचर के नाम से, और फिर ये पैसा आपको मिलेगा व्हेन फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा तो एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक पे पैसा आएगा। किस चीज का पैसा आ रहा है, टू डिबेंचर फाइनल कॉल। क्वेश्चन में आपको हमेशा एंट्री करते टाइम पर इस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है। सिंपल फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन का पैसा जो भी होगा, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारा डिबेंचर 100 का था और हमने पार पर एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल लिख लेते हैं। एप्लीकेशन में 30, यहाँ 30, यहाँ 40, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितने भी डिबेंचर्स रहे होंगे, जितने भी आपके पास डिबेंचर है तो डिबेंचर के नंबर होंगे इनटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, 30 से। तो आपके पास जो भी अमाउंट आएगी वो लिखोगे, फिर वही पैसा आप नॉर्मली यहाँ ट्रांसफर कर दोगे। हो सकता है कुछ डिबेंचर होल्डर आपके पास ज्यादा आ जाते हैं, तो अगर एक्स्ट्रा डिबेंचर होल्डर आते हैं तो उनका आपने डिबेंचर का पैसा एडजस्ट किया है तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो आप। और अगर आपने उनका पैसा वापस किया तो बैंक लिख दोगे। क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपने वो पैसा आगे एडजस्ट किया है या वापस किया है। अलॉटमेंट के पैसे मांगे जाएंगे तो अलॉटमेंट के पैसे मांगते रहते सेम वही, कितने रुपए मांगे जाएंगे 30 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई 30 कर दोगे। अगर यही प्रीमियम के साथ होता है, जैसे 30 + 10 का प्रीमियम है, तो यहाँ पे आप टोटल कितने मांगोगे 40, इसमें से 30 डिवेंचर की फेस वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम के दिखाओगे। और अगर यही चीज डिस्काउंट पे होती, 10 रुपीज का डिस्काउंट होता, तो उस केस में क्या होता आपके पास, आपने मांगने कितने होंगे, वहां 40 होगा, सॉरी 40 - 10 का डिस्काउंट, आपके पास वो अमाउंट बन जाएगी। तो यहाँ पे लिखोगे आप 40 टोटल आपने मांगे, 30 आप नॉर्मल मांगोगे, 10 का डिस्काउंट है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री उसमें फुलफिल हो जाएगी। फाइनल कॉल का मांगोगे तो डिवेंचर फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिवेंचर में 40 रुपीज के हिसाब से एंट्री पास कर दोगे, ठीक। ये आपके पास डिवेंचर अगर आप किस पे इश्यू करते हो, पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पे और कैश के लिए करते हो तो उसमें एंट्री होती है। इसी के अंदर दूसरा होता है डिवेंचर को आपने इश्यू किया लेकिन कैश के लिए नहीं करा, कैश के अलावा किया, जिसको अदर देन कैश बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या एंट्री पास होगी वो डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इसी में केस बनेगा व्हेन डिवेंचर इशूड फॉर
अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब इस बार कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसे के अलावा कंपनी क्या करती है, अदर देन रिक्वायरमेंट रहती है। अदर देन कैश के अंदर अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली क्या करती है कंपनी, यहाँ पे परचेज करती है। तीन चीजें, तीनों के बारे में एक ही साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है कंपनी ने क्या परचेज करी हो, एसेट्स परचेज करें। हो सकता है कंपनी ने क्या परचेज करा है, बिजनेस परचेज किया है। हो सकता है कंपनी ने क्या परचेज करी हो, सर्विस। सर्विस भी यहाँ पे दो लोगों से रिलेटेड होती है हमारे सिलेबस के अंदर, एक प्रमोटर से रिलेटेड सर्विस है और दूसरी अंडर राइटर से रिलेटेड है। अंडर राइटर, इनकी सर्विस लेने की बात हो रही है, तो एक ही जगह पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप डिवेंचर को इश्यू करते हो एसेट्स के लिए, तो इसमें क्या होता है, पहले आप एसेट्स खरीदते हो, तो क्वेश्चन कहेगा व्हेन एसेट्स आपने परचेज करी है। जब आप एसेट्स को खरीदोगे तो एसेट्स खरीदने के टाइम पे एंट्री क्या होती है, एसेट्स आपकी बढ़ेगी तो उसे डेबिट करोगे, और इस एसेट्स को आपने खरीदा वेंडर से, तो टू में किसका नाम आएगा, वेंडर। जिस भी पार्टी से आपने खरीदा होगा, जिस भी पर्सन से खरीदा होगा, उसका नाम यहाँ पे यूज होगा, नहीं देगा तो वेंडर यूज कर लोगे। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, उसकी सेटलमेंट करते हैं, व्हेन सेटलमेंट मेड। जो आपने ऊपर सामान खरीदा उसके लिए सेटलमेंट कर रहे हो, या फिर पेमेंट कर रहे हो, या फिर डिवेंचर दे रहे हो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसमें वेंडर को आप पेमेंट करोगे तो वेंडर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर आप उसे कुछ पैसा दे रहे हो तो टू में कैश का नाम आ जाएगा। अगर बैंक से दे रहे हो तो बैंक का नाम आ जाएगा। अगर आप कोई बिल्स पेबल दे रहे हो तो बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा। तो जिस भी फॉर्म में आप पैसा दे रहे हो, कुछ पोर्शन वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल, हमने एक 10 लाख की एसेट्स खरीदी, तो यहाँ 10 लाख रुपए हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है, 10 लाख की पेमेंट करनी है, तो 10 लाख में से मैंने कुछ पोर्शन तो किसमें दे दिया, कैश के थ्रू दे दिया। एग्जाम्पल, हमने उसको 1 लाख रुपए दे दिए कैश में। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो भी रहेगी उसके बदले में आपको क्या इशू करने पड़ेंगे, डिवेंचर्स। और रेस्ट ऑफ द अमाउंट के लिए डिवेंचर इशू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2% डिवेंचर। अगर आप पार पे कर रहे हो तो ये परसेंटेज डिवेंचर का नाम आएगा। अगर आप प्रीमियम पे करोगे तो साथ में किसका नाम आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का। ये फिगर्स आपको फिल करनी पड़ेंगी और उधर कैसे करी जाएंगी अभी समझाता हूं इसके लिए। जब भी आप इसको इन तीन में से किसी को पुट करना चाहते हो तो आपको वर्किंग नोट में जाके पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड। आप पहले निकालोगे कितने डिवेंचर्स आपने इशूड किए। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हो, अमाउंट पेबल इन डिवेंचर। अब डिवेंचर की फॉर्म में कितने रुपए पे करना चाह रहे हो, जैसे कि मेरे केस के हिसाब से 10 लाख में से 1 लाख तो हमने पेमेंट कर दी, रेस्ट 9 लाख रुपए रहेगा। तो यहाँ पे अमाउंट पेबल इन डिवेंचर कितने, 9 लाख रुपए। उसको डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू से। अगर क्वेश्चन में पार पर बात हो रही है, अगर क्वेश्चन कह रहा है आपने डिवेंचर प्रीमियम पे करे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम का यूज कर लेना, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आ जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हो तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को क्या कर दोगे, माइनस। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे, जो भी आपके डिवेंचर आप इशू कर रहे हो। जितने भी डिवेंचर्स आएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स लिखोगे, जितने भी आपने डिवेंचर्स निकालने इनटू फेस वैल्यू। और अगर आपने प्रीमियम पे किया तो नंबर ऑफ डिवेंचर जो भी लिखे इनटू में प्रीमियम का अमाउंट जो भी आपके पास है। और अगर आपने डिस्काउंट पे करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर जो भी निकले इनटू में आप क्या करोगे, जो भी डिस्काउंट है उसका। अपने आप एंट्री आपकी टैली हो जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, कई बार डिवेंचर्स को जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर डेसिमल में आ सकता है। जैसे आ गया 222.22, तो डेसिमल वाले पोर्शन के लिए डिवेंचर इशू नहीं होते हैं। जो आपके मेन फ्रैक्शन से पहले वैल्यूज होती है, यानी जो आपके प्रॉपर डिवाइड हुआ है, उस अमाउंट के लिए डिवेंचर इशू होते हैं। रेस्ट अमाउंट इसके अंदर अगर बैलेंस फिगर निकलती है तो उसको टू कैश के नाम से या बैंक के नाम से निकाल देते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि फ्रैक्शन अमाउंट को आपको क्या करना है, पे करना है, ये आपके पास पेड होती है फ्रैक्शन अमाउंट। तो जब भी आप किसी से एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स खरीदते टाइम पे एसेट्स टू वेंडर होगा पहली एंट्री, फिर वेंडर को आप पेमेंट करोगे, उसकी सेटलमेंट करोगे, तो वेंडर को आप किससे पे कर रहे हो, कुछ कैश वगैरह दे रहे हो तो उसका नाम यूज कर लोगे। रेस्ट अमाउंट के लिए आपने डिवेंचर्स दे दिए। डिवेंचर प्रीमियम पे दिया तो साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा। अगर आपने उसे डिस्काउंट पे दिया तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। ये डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट ये तभी फिलअप कर सकते हो जब आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में गिवन हो। नहीं दे रखे तो निकालोगे अमाउंट पेबल इन डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अगर पार पर क्वेश्चन बोल रहे हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर प्रीमियम पे बोल रहा है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट अगर डिस्काउंट पे बोल रहा है। जो भी आपके पास डिवेंचर्स आएंगे वो प्रॉपर डिवीजन होनी चाहिए। अगर पूरे नहीं हो रहे, डेसिमल में आ रहे, तो डेसिमल से पहले के आपके पास है उनको तो इशू कर दोगे। रेस्ट अमाउंट आपके पास जो भी होगी उसके लिए बैलेंस फिगर निकाल दोगे कैश या बैंक के नाम से। ये आपके पास है अगर आप क्या करते हो, डिवेंचर को इशू करते हो फॉर कैश के लिए।
सॉरी एसेट्स के लिए। और अगर यहीं पे आप डिवेंचर को इश्यू कर रहे हो किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए। अगर आपने बिजनेस खरीदा किसी से तो पहले आप बिजनेस को खरीदोगे, व्हेन बिजनेस परचेज। जब हम किसी से बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस में एसेट्स भी आती हैं, लायबिलिटीज भी आती है। तो एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, साथ में लायबिलिटीज भी आती हैं, टू लायबिलिटीज। और आपने जिससे खरीदी होंगी उसका नाम भी आएगा, टू, जिसे आप वेंडर बोल सकते हैं या क्वेश्चन में नाम बता रखा होगा। जैसे आप इसको फिलअप कर लोगे, इसके बाद इसमें बैलेंस शीट फिगर निकल सकती है, क्योंकि आप इकट्ठा किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो तो बिजनेस खरीदते टाइम पे आपको फायदा भी हो सकता है या आप उसके बदले में ज्यादा भी पे कर सकते हो। फायदा कैसे होगा, किसी का महंगा बिजनेस सस्ते में खरीद लिया, आपने ज्यादा का पे किया होगा, बिजनेस की वैल्यू कम है लेकिन आपने पेमेंट क्या कर दी, ज्यादा। अगर आपके पास बैलेंस शीट डेबिट साइड में निकलती है तो उसे गुडविल बोलते हैं। और अगर आपने बिजनेस को खरीदते टाइम पर आपकी बैलेंस शीट क्रेडिट में निकल रही है, मतलब कम पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस निकलेगा उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। आपकी फर्स्ट एंट्री चेंज रहती है इन दोनों के अंदर, ऑलमोस्ट वैसा तो सेम ही रहती है, बैलेंस फिगर के तौर पे कुछ चीजें निकल सकती हैं। इसके बाद आप क्या करते हो, सेटलमेंट करते हो। सेटलमेंट का मतलब भाई उनको पेमेंट कर रहे हो, वेंडर को। तो व्हेन सेटलमेंट मेड, जब आप सेटलमेंट करोगे तो आपके पास वही कहानी रहेगी, वेंडर को डेबिट किया जाएगा जितनी भी अमाउंट है, उसमें से अगर आप कुछ कैश दे रहे हो, बैंक से पैसा दे रहे हो, वो लिख दोगे। इसके अलावा रेस्ट अमाउंट के लिए अगर परसेंटेज डिवेंचर दे रहे हो तो वो लिख दोगे। ये पार की एंट्री होगी। अगर प्रीमियम है तो साथ में किसका नाम आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और अगर डिस्काउंट पे करें तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर भाई आपको कहां जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू। क्योंकि ये जो अमाउंट है ये और ये तभी फिलअप हो सकते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में गिवन हो, वरना आप नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमेशा निकालोगे। कैसे निकलेंगे, वही आपके पास अमाउंट पेबल जितनी भी है, अमाउंट पेबल इन डिवेंचर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू अगर पार पर है। अगर प्रीमियम पे तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। वही डिफरेंस अगर मतलब डिवाइड करने के बाद अगर फ्रैक्शन में अमाउंट आता है तो यहाँ पे बैलेंस फिगर कैश के नाम से निकाल लोगे, बैंक के नाम से। वो क्वेश्चन बताएगा फ्रैक्शन डिवेंचर्स के लिए। तीसरा, आप क्या करते हो, किसी से सर्विस खरीदते हो। अगर हम किसी से सर्विस खरीदते हैं तो सर्विस नॉर्मली वेंडर से ली होगी अपनी या फिर अंडरराइटर से। वेंडर से जो सर्विस ली जाती है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हैं। टू में नाम आता है प्रमोटर का, हमने पहले उससे सर्विस ली है। सर्विस लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डिवेंचर इश्यू करते हैं। तो एंट्री होती है प्रमोटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। प्रमोटर से जब सर्विस ली जाएगी तो उसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं, तो वो डेबिट होगा टू प्रमोटर। यहाँ पे हम एसेट्स ले लेते, तो एसेट्स लिख रहे थे, बिजनेस ले रहे थे तो बिजनेस के लिए एसेट्स और लायबिलिटी लिख रहे थे। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करा है, सर्विस लिया, तो सर्विस के रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करनी होती है, वो आपका एक्सपेंस बनता है, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। वो डेबिट होगा टू प्रमोटर। फिर प्रमोटर को डिवेंचर दोगे तो प्रमोटर डेबिट टू डिवेंचर। बेसिकली इसमें डिवेंचर के नंबर गिवन होते तो निकालने की जरूरत आपको नहीं रहती। इसके अलावा अंडर राइटर की अगर मैं बात करूँ तो अंडर राइटर क्या करते हैं, आपके पास मार्केट में आपको अंडर राइटिंग की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो गारंटी लेते हैं कि हम आपके इतने डिवेंचर्स को बेच देंगे, अगर कल को कोई नहीं खरीदता तो उसके रिस्पेक्ट में हम खुद खरीद लेंगे और आपको पैसा पे कर देंगे। इसके रिस्पेक्ट में हमसे कमीशन लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। तो हम लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन हमारे एक एक्सपेंस है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट हो जाएगी टू अंडर राइटर, प्लस इस अंडर राइटर को इसके रिस्पेक्ट में आप क्या पे करोगे, डिवेंचर्स वगैरह। तो अंडर राइटर डेबिट हो जाएगा, टू में किसके नाम आ जाएंगे, परसेंटेज डिवेंचर का, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर अगर आप अदर देन कैश कंसिडरेशन में करते हो तो तीन तरीके से होते हैं, एसेट्स खरीदने के लिए, बिजनेस खरीदने के लिए और सर्विस खरीदने के लिए। एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स की एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर को पेमेंट करोगे, वेंडर डेबिट टू, अगर कुछ के पार्शियल पेमेंट दे रहे हो कैश बैंक वगैरह लिख दोगे, वरना डिवेंचर दे हो तो डिवेंचर का नाम। ये पार पर होगी। अगर प्रीमियम पे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा, डिस्काउंट पे तो ऊपर डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। फिर आपके पास बैलेंस शीट फिगर निकलती है इसके अंदर, अगर डिवेंचर फ्रैक्शन में आते हैं तो नीचे कैश या बैंक का नाम यूज कर लोगे। अगर आप किसी से बिजनेस खरीदते हो तो बिजनेस के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी दोनों आती है, तो एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज। फिर वेंडर को जो पेमेंट देनी है वो लिखोगे। वेंडर को जो पेमेंट की बात है जिसको परचेज कंसिडरेशन भी बोलते हैं। अगर बैलेंस शीट फिगर डेबिट में निकले तो गुडविल बोलोगे, क्रेडिट में निकले तो कैपिटल रिजर्व बोलोगे। इसके बाद उनको वो सेटलमेंट करोगे कि भाई आपके पैसे के बदले हम कैसे पेमेंट करें, तो कुछ कैश या बैंक के थ्रू दे रहे अगर क्वेश्चन बोलते हैं, वरना हम उनसे डिवेंचर दे देंगे।
डिवेंचर के अगर पार पे तो ये 3 चीजें लिखी जा सकती हैं, अगर प्रीमियम पे हुआ तो सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आएगा, अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। वही अगर आपके पास नंबर और वेंचर्स अगर डेसिबल में आएंगे तो यहाँ पे 2 कैश या बैंक का नाम बैलेंस निकल सकता है। अंडरराइटर या प्रमोटर से आपने सर्विस ली है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्रमोटर से सर्विस को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कई लोग इसे प्रमोशनल एक्सपेंस बोलते हैं, या कई लोग इसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी बोल देते हैं कई लोग। तो आपकी मर्जी, आप क्या यूज करना चाहते हो, बट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर यूज कर लेना। प्रमोटर को फिर डिबेंचर दोगे तो प्रमोटर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अंडरराइटर से कमीशन लिए तो मतलब सर्विस लिए तो उसके लिए कमीशन देनी होगी, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर। पर अंडरराइटर को आप क्या कर रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो तो अंडरराइटर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये आपका दूसरे टाइप से डिबेंचर इशू करने की बात करिए अदर देन कैश की। तीसरी तरह से जो डिबेंचर इशू होते हैं उसका नाम हमारे पास होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। थर्ड, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कई बार क्या होता है, हमने किसी बैंक से लोन लिया होता है, बैंक वाले को लोन के रिस्पेक्ट में कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में हम क्या दे देते हैं, डिबेंचर दे देते हैं। ये डिबेंचर सिक्योरिटी के फॉर्म में दिए गए, मतलब हमने ओरिजिनली पैसा बोरिंग नहीं करा, ये सिर्फ हमने एज ए सिक्योरिटी दी जिससे सामने वाले को बिलीव हो जाए कि हम उसका पैसा दे देंगे। तो एक एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करते हैं। इन डिबेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एज अ सिक्योरिटी थी, हमने मेन चीज के लिए उनको डिबेंचर नहीं दिया। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे इशू करते हैं। तो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, यानी जब आप कोलेटरल इशू करते हो, कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर को इशू करते हो, तो कहता है इसकी आप एंट्री पास करना चाहते हो इशू की या नहीं चाहते। पहले तो आपके पास नॉर्मली ये होता है कि आपने लोन लिया होगा, व्हेन लोन रेज्ड, आपने लोन लिया, लोन लोगे तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये आपकी एक मेन एंट्री होती है। अगर आप इसकी एंट्री दिखाना नहीं चाहते, व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल, इसकी एंट्री अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, मना ही कर रहे तो करने की जरूरत नहीं रहती है। तो उस केस में क्या होता है, लोन लिया और उसके बदले में डिबेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू करते हैं उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। बट क्वेश्चन कई बार आपसे कहते हैं कि भाई आपने लोन लिया तो उसकी तो एंट्री बताइए, आपने लोन रेज्ड किया, आपने लोन रेज्ड, लोन लिया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरा कहता है व्हेन इशू डिबेंचर एज कोलेटरल, अगर क्वेश्चन कहता है कि डिबेंचर आपने इशू किया एज कोलेटरल, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करो, एंट्री क्या करनी है, हमें रिकॉर्ड करनी है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये पता है कि डिबेंचर जब इशू होता है तो 2 में तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट आता है, लेकिन क्या इस डिवेंचर के बदले में हमारे पास कुछ आया, जैसे अभी पीछे हमने करा कि हमने किसी से एसेट्स खरीदी, बिजनेस खरीदा, सर्विस खरीदी, या हमने किसी से पैसे लिए, उसके बदले में बैंक लोन की एक लायबिलिटी पहले दिखा रखी है, ये आपने जो एक्स्ट्रा डिवेंचर इशू करें ये एज अ कोलेटरल किए, तो उस केस में डिवेंचर एक्चुअल में इशू नहीं होते, आपने एज अ कोलेटरल दिए थे सिक्योरिटी के फॉर्म में। और सिक्योरिटी फॉर्म में जब डिवेंचर दिए जाते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे एक डमी अकाउंट क्रिएट करते हैं एंट्री को टैली करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। आपको याद होगा जब एंट्री कोई टैली नहीं होती थी तो हम नॉर्मली उसमें सस्पेंस का यूज करते हैं, और सस्पेंस यूज करने का कारण होता है कि हमें श्योरिटी नहीं है इसकी, ये हो भी सकता है इशू या नहीं भी हो सकता, उसके रिस्पेक्ट में कर रखे हैं। अब सस्पेंस जो होता था वो रेक्टिफिकेशन वाले एक टॉपिक में आप करते थे, और रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस इसलिए यूज करते थे क्योंकि एंट्री टैली नहीं हो रही। यहाँ पे सस्पेंस हमारी एंट्री टैली नहीं हो रही इस वजह से भी हो रहा है, और ये रेक्टिफिकेशन का चैप्टर नहीं है, इसलिए इसके आगे क्या लिख दिया, डिवेंचर। ये डिवेंचर आपने जो एंट्री पास करी है वो एज अ डमी अकाउंट के फॉर्म में यूज करी है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड होते हैं, इस मेथड को हम फर्स्ट मेथड बोलते हैं, इस मेथड को हम सेकंड मेथड बोलते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी तरीका आपसे पूछ लेता है आंसर के लिए, अगर कुछ नहीं बताता तो आपकी मर्जी, आप किस तरीके से उसको दिखाना चाहते हो। डिवेंचर आप जो कोलेटरल में इशू करते हो तो पहला मेथड तो कहता है उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है,
दूसरा मेथड कहता है कि भाई आपने डिवेंचर इश्यू तो किया, इसकी एंट्री पास करो, पास करने के लिए एंट्री ये बन जाती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन में ये कहता है कि जब कोलेटरल पे इश्यू होता है तो इसको बैलेंस शीट में भी रिप्रेजेंट करो। बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए इस बात को अगर देखा जाए पहले वाले केस को, तो इसमें एक तो बैंक का नाम आ रहा है। बैंक आपको पता है एक एसेट्स है, कौन सी वाली एसेट्स है, करंट। और करंट एसेट्स में बैंक कौन से वाले सब हेड के अंदर लिखा जाता है, तो आपको पता होगा सब हेड इसके अंदर होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दूसरा बैंक लोन एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बैंक से नॉर्मली जो लोन लिया जाता है वो लंबे टाइम का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बोरिंग का हिस्सा है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हमें हेड और सब हेड की जरूरत पड़ती है। तो हेड में आपके पास लायबिलिटी साइड के अंदर जो हेड होगा उसे नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, उसका सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एसेट साइड के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें किसका नाम की सब हेड की जरूरत पड़ेगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपकी दो एंट्रीज है, अब दूसरे की तो एंट्री तो पास नहीं करी तो उसको हमने छोड़ दिया। जब आपने डिवेंचर इश्यू करे होंगे सेकंड मेथड के हिसाब से अगर क्वेश्चन करते हैं तो उसके अंदर वही बैंक है, तो ये आपकी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स के अंदर सब हेड होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक लोन है तो एक लायबिलिटी है, कौन सी वाली, नॉन करंट वाली। और नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसकी बात हो रही है, पैसा उधार लिया तो लॉन्ग टर्म बोरिंग। दूसरे में एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है, तो जो परसेंटेज डिवेंचर होता है ये भी एक तरह की नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगा, उसके अंदर आप लिखोगे। इसके अलावा जो डिवेंचर सस्पेंस है ये एक डमी अकाउंट है, तो डमी अकाउंट का रिलेटेड मतलब इसका रिलेशन क्या होता है, ये आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज में शो होगा लेकिन माइनस करके, यानी एक एसेट्स तरह की फॉर्म करके कोई डेबिट करके आपने ये डमी अकाउंट क्रिएट किया इस चीज के लिए, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहता है, बस नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है वो देखिए, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, तो सबसे पहले आप भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे, बैलेंस शीट ऑफ जिस भी कंपनी के बना रहे हो उस कंपनी का नाम एज एट जो भी डेट बता रखी है, फिर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सिर्फ हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड के अंदर। तो यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। सबसे ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में हमें सिर्फ जरूरत पड़ती है किसकी, नॉन करंट लायबिलिटीज की। तो ये हमने हेड डाल दिया इसका। इसमें हमें सब हेड की जरूरत पड़ती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो दोनों में कॉमन है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट हमारा चेंज होता है, इसके आगे नोट नंबर 1 डाल देंगे, टोटल कर देंगे। फिर हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, एसेट साइड में। एसेट साइड में भी हमें किसकी रहती है, सिर्फ करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट। करंट एसेट्स में अगर सब हेड की बात करो तो उसमें रिक्वायरमेंट रहती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमारे पास जो बैलेंस शीट होती है वो जो शेड्यूल 3 के हिसाब से दे रखी है उसके हिसाब से हमें बैलेंस शीट बना के देनी है। ये हमने उसके हेड और सब हेड लिख दी, कॉमन रहेगी दोनों में, बस आपके पास नोट्स टू अकाउंट चेंज होते हैं। नोट्स टू अकाउंट जब बनाओगे, फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं पहले में। फर्स्ट मेथड मतलब जहां पे डिवेंचर को इश्यू करने की एंट्री हमने पास नहीं करी थी, नो एंट्री रिकॉर्डेड फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर, उस केस की बात कर रहा हूं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहला आपके पास जो हेड है मतलब सब हेड है नोट नंबर 1 के सामने, उसका नाम था लॉन्ग टर्म बोरिंग। लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बैंक लोन की, क्योंकि वहां पे बैंक लोन का नाम इसके अंडर आता है, तो बैंक लोन यहाँ लिख दोगे। ब्रैकेट में बस आपको मेंशन करना पड़ता है कितने डिवेंचर्स, कुछ डिवेंचर होंगे, यहाँ पे नंबर होंगे, उन डिवेंचर्स की परसेंटेज वो आपने इश्यूड किए एज कोलेटरल, ये आपको मेंशन करना होता है। क्योंकि कोई चीज गिरवी रख के आपने अगर पैसा लिया है तो साथ में बताओगे कि हमने इस चीज के बदले में ये चीज गिरवी रखी है, ये आपका टोटल आ जाएगा। ये टोटल आप नोट नंबर 1 के सामने लिख दोगे। दूसरा आपको रिक्वायरमेंट किसकी रहती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 2 आपने उसी का डाला था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में किसका नाम आता है, बैंक का। तो बैंक का जो आपने अमाउंट था लोन वाला वो लिख दोगे, वो अमाउंट भी यहाँ पे सीधा कॉपी हो जाएगा आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। नोट्स टू अकाउंट
फर्स्ट मेथड के हिसाब से ये बनता है। सेकेंड मेथड में चीज वही रहेगी, बस आपके पास नोट्स टू अकाउंट चेंज रहेगा। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाने सेकेंड मेथड के हिसाब से, सेकेंड मेथड में व्हेन एंट्री रिकॉर्डेड फॉर इश्यूड वेंचर, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, फॉर्मेट आपका वही रहता है नोट्स टू अकाउंट का, इसमें बस हमारे पास थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है क्योंकि हमने एंट्री पास करी है तो उस एंट्री को भी बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। सबसे पहला नाम तो वही था लॉन्ग टर्म बोरिंग का, तो वहां ही लिखा जाएगा यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म बोरिंग। इसमें पहला नाम तो आपके पास किसका था, बैंक लोन का, वो तो आप लिखोगे। इसके अलावा यहाँ पे जो परसेंटेज डिवेंचर थे वो भी इसी का पार्ट था, तो वो भी यहाँ पे लिखे जाएंगे, लेकिन इनर कॉलम में। इसमें से आप माइनस कर दोगे किसको, डिवेंचर सस्पेंस को, जो आपने सस्पेंस इसकी वजह से क्रिएट किया था। तो इसकी वजह से नेट में नील इफेक्ट आता है, तो अमाउंट का इफेक्ट आएगा नहीं। जैसे पहले इफेक्ट नहीं आया था, पहले आपने नरेशन लिख दी थी, अब आपने एंट्री तो करी है बट वो नील हो जाएगी आपके पास अमाउंट सॉल्व करने के बाद। तो आपके पास नेट रिजल्ट वही अमाउंट आएगा जो आपने लोन दिया था, तो ये वाला अमाउंट आप डायरेक्टली यहाँ लिखोगे। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करा होगा, कैश एंड कैश प्लान का नाम यूज किया था। इसमें आपके पास बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक से आपने लोन लिया, वो अमाउंट आप सीधे यहाँ लिखोगे। अगर आप मेनली देखोगे तो मैंने आपके सामने जब ये नोट्स टू अकाउंट बनाए, दोनों में से आपके पास ये चीज कॉमन है, ये पूरी चीज आपके पास कॉमन है। बस आपके पास ट्रीटमेंट ये चेंज होगा कि नोट्स टू अकाउंट दिखाने का तरीका चेंज होगा। इसमें आपको ये नरेशन की फॉर्म में दिखाना पड़ता है जो कोलेटरल इशू है, और यहाँ पे आपको ये एंट्री की फॉर्म में दिखाना पड़ता है, बस ये फर्क है। ये आपके पास है डिवेंचर, अगर आप किसमें इशू करते हो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये जो डिवेंचर्स आपने इशू किए वो तीन तरीके से इशू कर लिए। इसके बाद जब डिवेंचर इशू होते हैं तो उसके साथ कुछ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी क्वेश्चन में बता रखी होती है, तो उनको कैसे डील किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ हमारे पास जो टॉपिक बनता है इसमें वो है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। यानी जब आप डिवेंचर को इशू करते हो ना, उस टाइम पे ये भी बताते हो कि हम ये पैसा कितना वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, कितने टाइम बाद वापस करेंगे, वो सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं। इसमें बेसिकली ये होता है जब आप डिवेंचर को इशू करते हो तो आपको याद होगा इशू तीन तरीके से हो सकता है, एट पार पर हो सकता है, एट प्रीमियम पे हो सकता है, एट डिस्काउंट पे हो सकता है, ठीक है। इन तीनों को इशू करने का तरीका बता दिया, लेकिन साथ में आपके पास टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी होती है। तो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के हिसाब से वापिस कैसे करोगे आप, अगर आप इश्यू करते हो पार प्रीमियम डिस्काउंट, लेकिन रिडीम जब करा जाता है तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो एट पार पर वापस हो सकता है या एट प्रीमियम पर वापस होगा। मतलब जितने लिए थे या तो उतने वापस करो, या जितने लिए थे उससे ज्यादा वापस करो। अगर आप किसी से जितने लिए उससे कम देने की बात करोगे वो आपको कोई पैसा देगा नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 केस बनते हैं इसके बेस पर। अगर डिवेंचर इशू किस पर होते हैं, पार पर, और रिडीम किस पर होंगे, पार पर। इशू पार पर है, रिडीम किस पर होंगे, प्रीमियम पे। दो केस बन जाएंगे इसके। ऐसे प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं और रिडीम किस पर हो रहे हैं, पार पर। इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं और रिडीम किस पर हो रहे हैं, प्रीमियम पे, तब इसका केस बनेगा। एंड तीसरा बनेगा इशू किस पर हुए थे, डिस्काउंट पे, रिडीम किस पर होंगे, पार पर। इशू डिस्काउंट पे और रिडीम किस पर होंगे, प्रीमियम पे। तो टोटल 6 केस बनेंगे। उन 6 केस में क्या एंट्री पास होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 6 केस बनते हैं। केस 1, जब आपने इशू पार पर किया, इशूड एट पार, एंड रिडीम भी किस पर हो रहा है, पार पर, रिडीमेबल एट पार। समझने के लिए यहाँ 3 फिगर लिखी जाती है। डिवेंचर की आपको पता है फेस वैल्यू होती है, लेट्स से 100 रुपए की फेस वैल्यू। इशू प्राइस आपके पास कितने का, पार का, तो यानी इशू प्राइस 100 रुपए रहेगा। इसके बाद होता है रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस क्या, आप वापस किस पे करोगे, पार पे, यानी फेस वैल्यू 100 है तो वापस भी कितने करोगे, 100 रुपए। पहली एंट्री क्या होती है हमारे पास डिवेंचर को इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट। हम यही एज्यूम करें कि सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मांगे, तो इसलिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज किया जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। जब डिवेंचर इशू होते हैं और एप्लीकेशन का पैसा मिलता है तो इन तीनों में से जो फिगर आती है उसको बोलते हैं इशू प्राइस। ये इशू की एंट्री है तो इसलिए इशू प्राइस यूज होता है यहाँ पे। फिर ये पैसा आप ट्रांसफर करते हो तो एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट।
₹100 जो कि आपका इश्यू प्राइस था। फिर इसको ट्रांसफर करने तो 2% डिवेंचर का नाम आता है। ये जो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट होता है, ये आपके पास फेस वैल्यू को इंडिकेट करता है। आपने 100 का डिवेंचर 100 में इशू करा, कोई डिफरेंस नहीं है तो एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। आपने 100 का डिवेंचर कितने रुपए में वापस करने की बात करी, ₹100 में, तो इसमें अभी कोई डिफरेंस देखने की जरूरत है नहीं। एंट्री आपके पास दो बन जाएंगी, पहली एंट्री आपके पास ये होगी, दूसरी ये होगी। ठीक है, पहले बैंक से पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और वो पैसा आप ट्रांसफर करो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, पहले केस में ये बात पूरी क्लियर नहीं हो रही, सेकंड से आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। केस 2, मान लीजिए हमने डिवेंचर इशूड किए थे एट पार पर और रिडीमेबल होंगे ये एट प्रीमियम पर। अब इस केस में थोड़ी सी बात आपको थोड़ी समझ में आनी शुरू होगी। मान लीजिए फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 थी, इशूड एट पार का मतलब है इशू प्राइस इसका ₹100 है। रिडेम्पशन प्राइस आपके पास रिडीमेबल कितने पर है, प्रीमियम, यानी 100 के बदले में आपको फालतू देने पड़ेंगे। एग्जांपल हमने ₹110 दिए, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पैसा मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ये पैसा इशू की, मतलब ये जो एंट्री होती है इशू की हो रही है, तो यहाँ पे जो पैसा आएगा वो ₹100 आएगा, लेकिन कौन सा वाला है, 100 है इशू प्राइस का। फिर इसके बाद आप दूसरी एंट्री पास करते हो क्या, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹100। ये कौन सा वाला प्राइस था, इशू प्राइस। 2 में किसका नाम आएगा, परसेंटेज डिवेंचर। ये जो परसेंटेज डिवेंचर होता है ये हमेशा फेस वैल्यू को इंडिकेट करता है। इन दोनों में डिफरेंस देखो कोई है, नहीं दिखेगा। डिफरेंस नहीं है तो एंट्री टैली हो रही है अपने आप ही। 100 के बदले में आपको फ्यूचर में कितना देना पड़ेगा, 110 देना पड़ेगा। तो जो आप फ्यूचर में पैसा देने वाले हो वो आपके पास आज ही एक लायबिलिटी क्रिएट कर देगी, ये पैसा प्रीमियम देना पड़ेगा और रिडम्पशन के टाइम पे। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट होगी टू प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से, ₹10 की। जैसे आप यहाँ 10 लिखोगे तो आपकी एंट्री में डिफरेंस आएगा, इतनी अमाउंट का ऊपर एक लॉस निकलेगा ₹10 का, जिसे क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इश्यूड वेंचर। क्योंकि ये जो पैसा आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा दोगे वो आज ही आपके लिए एक तरह का लॉस क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, लॉस ऑन इश्यूड वेंचर। आपने प्रूडेंस पढ़ा था, प्रूडेंस यही कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, तो वही रिकॉर्ड आपने कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन में आपने प्राइस यूज किया, इशू प्राइस। फिर आपने ये डिवेंचर एप्लीकेशन में वही इशू प्राइस था, 2% डिवेंचर में फेस वैल्यू लिखी। इन दोनों में पहले कंपेरिजन चेक करोगे हमेशा, आप लिखोगे एग्जाम में तीनों तरीके से, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस। इनमें डिफरेंस है तो उसको आगे देखते हैं क्या होगा। अभी डिफरेंस नहीं है तो हमने एंट्री में कुछ नहीं करा। फिर आपका फेस वैल्यू का कंपैरिजन होगा किससे, रिडम्पशन प्राइस से। अगर इसमें डिफरेंस आता है तो उसको प्रीमियम और रिडम्पशन बोलते हैं, जो कि एक लायबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा। जैसे ही आप इसको लिखोगे आपके पास डेबिट में एक फिगर आ जाएगी, किसके नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से। ये आपका इशूड पार पर हो रहा है दोनों केस में, रिडीम पार पर भी हो सकता है और प्रीमियम पे। ये आपके दो केस कंप्लीट हुए। अब इशू होंगे प्रीमियम पे, रिडीम पार पर भी हो सकता है और प्रीमियम पे, उससे रिलेटेड एंट्री क्लियर करते हैं। केस 3 देखिए, इशूड हो रहा है एट प्रीमियम पे और रिडीमेबल हो रहा है एट पार पर। बात को समझने के लिए देखिए, फेस वैल्यू मान लेते हैं डिबेंचर की कितनी है, 100। इशूड एट प्रीमियम है तो मान लेते हैं डिबेंचर इशू हो रहा है 110 पे। रिडम्पशन प्राइस जो है वो एट पार पर है, यानी वापस कितने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, ₹100। पहली एंट्री आपके पास वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है ये एंट्री होती है इशू प्राइस से, जो कि 110। ध्यान रखना प्राइस कौन सा रहेगा, इशू प्राइस। फिर इसके बाद ये पैसा ट्रांसफर होता है तो एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110। 2 में आएगा परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। चेक करो इस बार आपके पास यहाँ डिफरेंस आ गया। 100 का डिबेंचर आपने 110 में इशू किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की बात हो रही है। जब आप प्रीमियम पर इशू करते हो तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, तो 2 में किसका नाम आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। चेक कर सकते हो, जैसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ लिख दोगे ₹10 का, तो आपकी एंट्री टैली हो जाएगी। फिर आपका काम ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, फिर फेस वैल्यू का कंपैरिजन किससे करके देख लेना, रिडम्पशन प्राइस। 100 के बदले में 100 देने, तो एंट्री में कोई चेंज नहीं है। कभी भी अमाउंट में डिफरेंस होगा तभी इस एंट्री के अंदर थोड़ा चेंज आएगा।
इस बात को क्लियर करने के लिए केस नंबर 4 देखिए। इस बार हमारे पास डिवेंचर इशूड हो रहे हैं किस पर, एट प्रीमियम पे, और रिडीमेबल भी किस पर होंगे, एट प्रीमियम पे। प्रीमियम का साइंस हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। लेट्स से फेस वैल्यू 100 रुपए, इशू प्राइस हमारा प्रीमियम है यानी 105 मान लेते हैं, रिडम्पशन प्राइस हमारे पास है प्रीमियम मान लेते हैं 107 है। ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा होना चाहिए, फेस वैल्यू से ज्यादा है, फेस वैल्यू से ज्यादा है, तब उसे प्रीमियम बोलते हैं। पहली एंट्री हमारे पास वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें जो प्राइस यूज होगा वो कौन सा वाला होता है, ठीक बोल रहे हो, 105 रुपए, जो कि हमारे पास इशू प्राइस है। फिर सेकंड जो डिवेंचर एप्लीकेशन है एंड अलॉटमेंट है, ये डेबिट होगा, कितने रुपए से, 105 से। 2% डिवेंचर का नाम आएगा। एंट्री को जिस तरीके से समझाया जा रहा है उसी तरीके से करोगे उतना बेटर रहेगा। यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आएगी। जैसे आप इस एंट्री को पोस्ट करोगे तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस दिख रहा होगा। जो इशू प्राइस में डिफरेंस है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 किसका नाम आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का, जो कि हमारे पास आएगा 5 रुपए का अमाउंट। एंट्री वैल्यू हो जाएगी, चेक कर लो। जैसे आप कंपेरिजन करोगे एंट्री अपने आप टैली होंगी। फिर इशू प्राइस जो फेस वैल्यू है उसका कंपेरिजन करोगे रिडम्पशन प्राइस से। आपने 100 वाले डिवेंचर के बदले में कितने रुपए देने की बात करिए, 107। ये फ्यूचर में दोगे, इसे बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी किसके नाम से, प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से, जो कि हमारे पास है 7 रुपीज। इतनी अमाउंट के ऊपर क्या निकलेगा, बैलेंस निकलेगा, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर अगर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं और पार पे वापस होते हैं तो ये केस बनेगा। अगर प्रीमियम पे इश्यू होते हैं, प्रीमियम पे वापस होते हैं, ये केस बनेगा। एंट्री करने का तरीका आपके सामने है। केस नंबर 4 तक हम पहुंच गए। 2 केस और हैं। अब डिवेंचर किस में इश्यू होंगे, डिस्काउंट पे, और वापस किस पे होंगे, पार पर या प्रीमियम पे। केस नंबर 5, इश्यूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इस बार आपने जो डिवेंचर था उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, बट जो इशू प्राइस है आपका वो थोड़ा कम है यानी 90 मान लेते हैं, और रिडम्पशन प्राइस जो वो पार पर है यानी आपको वापस पूरे 100 रुपए करने होंगे। पहली एंट्री आपके पास वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कौन सा प्राइस यूज होता है, इशू प्राइस, क्योंकि इशू प्राइस से रिलेटेड एंट्री है। फिर आपके पास सेकेंड एंट्री क्या होगी, ये पैसा ट्रांसफर होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 90 से, क्योंकि आपने ऊपर क्रेडिट किया था। टू में किसका नाम आएगा, परसेंटेज डिवेंचर का। परसेंटेज डिवेंचर में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है, फेस वैल्यू। चेक करो फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस है। इस बार आपका डिफरेंस कम है, मतलब कम में इशू हुआ, तो यहाँ पे बैलेंस जो निकलेगा किसके नाम से आएगा, डिस्काउंट। तो ऊपर डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट को कई लोग लॉस भी बोलते हैं, तो इसके जगह लॉस भी लिख सकते हो, डिस्काउंट लिख दो, या फिर इसके जगह क्या लिख सकते हो, बट लॉस भी लिख सकते हो। आपने जैसे कंपैरिजन किया तो आपकी एंट्री टैली होगी। फिर आपका फेस वैल्यू का कंपैरिजन होगा किससे, रिडम्पशन प्राइस से, जो कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो एंट्री में कोई चेंज नहीं है। इसी बात को क्लियर करने के लिए केस नंबर 6 थोड़ा सा और क्लियरिटी दे देगा। इशूड किस पर हो रहे हैं, डिस्काउंट पे, रिडीमेबल है एट प्रीमियम पे। डिवेंचर आपने इशू किस पर करें, डिस्काउंट पे, और वापस किस पे करने, प्रीमियम पे। एग्जाम्पल को बात, फेस वैल्यू हमारे पास 100 है, इशूड प्राइस हमारे पास है 90, रिडम्पशन प्राइस मान के चल लेते हैं 110। तो इशूड हुआ है डिस्काउंट पे, रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कौन सा प्राइस आता है, इशू प्राइस। फिर ये पैसा ट्रांसफर होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज टू परसेंटेज डिवेंचर।
कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच में पहले डिफरेंस देखा जाएगा। ये जो डिफरेंस है आपके पास वो डिस्काउंट के नाम से आएगा, तो डेबिट में एक नाम आएगा डिस्काउंट या लॉस भी बोल सकते हो ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के नाम से। डेबिट हो जाएगा 10 से, डिस्काउंट बोल दो या लॉस, वो आपकी मर्जी है। एंट्री टैली हो जाएगी, चेक कर सकते हो। फिर फेस वैल्यू का कंपैरिजन होगा किससे? रिडम्पशन प्राइस से। 100 के बदले में 110 देने पड़ेंगे तो उसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। तो 2 में किसका नाम आएगा? प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा 10 रुपीज का। इतनी अमाउंट का डेबिट में बैलेंस निकलेगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो? लॉस ऑन इश्यूड वेंचर। तो अगर आपने पहले ही लॉस वर्ड यूज किया डिस्काउंट की जगह तो ये इकट्ठा लिखा जा सकता है। अगर डिस्काउंट लिख रहे हो तो फिर इस तरीके से लिखा जाएगा। एंट्री को करने का तरीका आपके सामने है। ये 6 तरीके के केस बनते हैं अगर डिवेंचर इश्यू होता है विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन के साथ। ये आपके 6 केस में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके साथ ही इसमें अगला जो कंसेप्ट रहता है वो इंटरेस्ट का रहता है, वो डिस्कस करते हैं। यानी डिवेंचर को जब आप इश्यू करते हो तो उसके साथ जो परसेंटेज होती है उसे इंटरेस्ट का नाम देते हैं। उस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या एंट्री होगी, वो डिस्कस करें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखिए, जब भी डिवेंचर्स आप इश्यू करते हो तो ये बात क्लियर है कि डिवेंचर के साथ जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट आपको आज ना कल पे करनी पड़ेगी। आज ना कल का मतलब है जब भी उसमें ड्यू डेट बता रखी होती है। नॉर्मली मान लीजिए हम 1 अप्रैल को बिजनेस को लोन लेने की बात करें, डिवेंचर इश्यू करने की बात करें 2023 में, और इसका ईयर एंड होगा मार्च 31 2024 को। तो अगर नॉर्मली इस डेट को डिवेंचर इश्यू हुए थे तो इसका इंटरेस्ट अगर एनुअली है तो साल में एक बार पे होगा यहाँ पर, अगर एनुअली बात हो रही है। अगर क्वेश्चन कहता है कि नहीं हमें डिवेंचर साल में 2 बार पे करना है तो इसका मतलब सितंबर 30 बीच में आएगा तो पहले आप यहाँ पे करोगे फिर यहाँ पे करोगे, तो इसमें बेसिकली हाफ ईयरली की बात हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन क्वार्टरली बोल सकता है, तो आपके पास जैसे जैसे डेटा बता रखा हो उसके हिसाब से आप डिवेंचर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती कैसे? अगर हाफ ईयरली है, मान लेते हैं हम साल में 2 बार इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली में पहले इंटरेस्ट ड्यू होता है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट क्या होता है? पे। तो 2 एंट्री पास होती है, ड्यू करने की, पे करने की। साल के एंड में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी ड्यू होगा, साथ में क्या होगा? पे। यानी साल में 2 बार एंट्री हो रही है। 6 महीने की एंट्री यहाँ पे होगी 6 मंथ के लिए, फिर अगले 6 मंथ के लिए यहाँ पे होगी। ड्यू एंड पे आपके पास ट्रांजेक्शन ऐसे ही चलेगा, पहले ड्यू करेंगे फिर पे करेंगे। लेकिन ईयर एंड पे आपको पता है एसपीएल बनता है, तो एसपीएल में जो भी आपका इंटरेस्ट है वो क्या करा जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? अब ये क्या एंट्री होंगी वो देखिए। सबसे पहले आपने सितंबर 30 की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल हम साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करने की बात कर रहे हैं, तो पहली बार सितंबर 30 को इंटरेस्ट क्या होगा? ड्यू होगा। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा? व्हेन इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो इंटरेस्ट ड्यू करने के लिए बोलते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट लिख सकते हो, आप चाहो तो इसकी जगह पे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। वो आपके ऊपर, आप क्या नाम यूज करना चाहते हो, मतलब सेम ही है। या फिर कई लोग इसे फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। जो भी नाम आप यूज कर रहे हो उसको लिखोगे। 2 में किसका नाम आएगा? डिवेंचर होल्डर, क्योंकि पहले आपने इंटरेस्ट ड्यू करी है। इंटरेस्ट निकालने का तरीका वही होगा जैसे आप नॉर्मली निकालते हो। आपके पास डिवेंचर की अमाउंट होगी, इनटू में डिवेंचर का रेट होगा, इनटू में उसका टाइम बता रखा होगा। 6 महीने की बात हो रही है तो 6 मंथ, ईयर की बात हो रही है तो 1 ईयर, जैसे आपके पास ये रखा है। क्योंकि हम 6 मंथली की बात करें तो टाइम में 6 महीने ले जाएंगे। और अगर ये किसी और डेट को इश्यू हो रहे हैं इसके अलावा, मान लो 1 जुलाई को हो रहे हैं, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक से 3 महीने, तो फिर वो टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जैसे आप ड्यू करते हो तो आपके पास अगली एंट्री होती है पे करने की। व्हेन इंटरेस्ट हम क्या कर देते हैं? पे। इंटरेस्ट किसको पे होगा? डिवेंचर होल्डर को, तो वो रिसीवर बनेंगे, इसलिए डिवेंचर होल्डर को क्या कर देंगे? डेबिट। डिवेंचर होल्डर डेबिट। और पे करोगे नॉर्मली बैंक से। ये तो आपके पहले 6 महीने की एंट्री होगी जिसको सितंबर 30 की बात कर रहा हूं। अगर इंटरेस्ट पे करने के लिए डेट बताता है मार्च 31, तो मार्च 31 को 3 एंट्री पास होती है। पहली एंट्री तो आपके पास क्या होती है? इंटरेस्ट ड्यू करने की। मैंने इंटरेस्ट क्या करोगे? ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री सेम वही रहती है। आप इन तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो, मैं एक ही नाम लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है डेबिट किया जाएगा टू डिवेंचर होल्डर। अब पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आप पहले दे चुके हो, अगले 6 महीने का यहाँ पे दे रहे हो, तो यहाँ पे अगले 6 महीने के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लिखोगे, फिर इस इंटरेस्ट को क्या करोगे? पे करोगे।
व्हेन इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड करेंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? तो देख सकते हो ये एंट्री रिपीटेड नेचर की है, जितनी बार आप इंटरेस्ट को करोगे, अगर ये क्वार्टरली होता तो ये एंट्री 4 बार हो जाती साल में, पहले 30 जून को होती, फिर 30 सितंबर को होती, फिर आपके पास 31 दिसंबर को होती, फिर 31 मार्च की। ठीक है, तो 4 बार होती, लेकिन ईयर एंड में आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री और करनी पड़ती है ट्रांसफर की, व्हेन डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, एसपीएल बोलते हैं उसको। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, जो भी आपने पहले नाम यूज किया, अगर डिबेंचर इंटरेस्ट नाम यूज किया तो डिबेंचर इंटरेस्ट, अगर आपने इसके जगह इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर फाइनेंस कॉस्ट लिखा तो फाइनेंस कॉस्ट, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, टिल 31 मार्च तक का जो भी ईयर आपके पास, उस ईयर तक का अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना होगा। जैसे यहाँ पे भी इंटरेस्ट डी हुआ है, तो जितना इंटरेस्ट ये बना प्लस ये जो इंटरेस्ट बना, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। ये आपके पास एंट्री होती है किसकी, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो इंटरेस्ट में कोई बड़ी चीज नहीं है, ड्यू करोगे पे करोगे। हो सकता है स्पेसिफिकली क्वेश्चन सर कहता है 30 सितंबर की एंट्री पास कर दो, सिर्फ 2 एंट्री कर देना, ड्यू और पे की। अगर वो कहता है 31 मार्च की करो तो ड्यू पे ट्रांसफर, ये तीनों एंट्री होंगी। अगर पूरे साल की कहेगा तो पूरे साल में इश्यू की एंट्री होगी, जो 2 करी अभी हमने वे टर्म्स और रिडम्पशन के साथ जो करी थी, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर प्रीमियम पे, डिस्काउंट अगर डिस्काउंट पे, टू प्रीमियम रिडम्पशन अगर वापस करे उससे लॉस निकल आएगा, वो कर लेना। प्लस 2 एंट्री आपके पास 30 सितंबर की और 3 एंट्री आपके पास ईयर एंड की। ये आपके पास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के साथ जो इंटरेस्ट होता है उसका ट्रीटमेंट आपको बता दी कि उसकी एंट्री वगैरह क्या की जाती है। इस चैप्टर के क्लास छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें आप क्या करते हो, 6 हमारे पास है राइट ऑफ करना ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यानी मार्केट में आपने जो डिबेंचर इशू किए थे उस टाइम पर आपने डिबेंचर को इशू करते टाइम पे लॉस या डिस्काउंट दिया होगा, तो इसे क्या करना होता है, ईयर एंड पे राइट ऑफ करना होता है। समझा देता हूँ, आप डिबेंचर को किसी भी डेट को इशू करते हो, मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 को आपने इशू किया और आपके पास ईयर एंड आएगा मार्च 31, 2024, तो जिस भी ईयर में, इस पूरे साल में किसी भी डेट को आप डिबेंचर इशू करोगे तो ईयर एंड पर, यहाँ पर ईयर एंड पर जो भी आपका डिस्काउंट है या लॉस है, इसको आपको क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने के लिए सबसे प्राइमरी अकाउंट होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है तो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे राइट ऑफ करने के लिए किसका यूज होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूटिलाइजेशन करने वाले 5 पॉइंट है, वहां पे भी ये बात बता रखी है, सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करने में यूज हो सकता है डिस्काउंट या लॉस को। अगर आपके पास पैसे कम पड़ते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आपके पास सेकेंडरी अकाउंट होता है जिसको आप किसके नाम से जानते हो, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल के नाम से। तो आपको राइट ऑफ करने के लिए देखना पड़ेगा, अगर प्रीमियम अवेलेबल है तो प्रीमियम से कर सकते हो, प्रीमियम कम पड़ रहा है तो कुछ प्रीमियम से कर देना, कुछ किससे कर देना, स्टेटमेंट पी&एल। अगर प्रीमियम है ही नहीं तो सारा किससे हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से। एंट्री क्या आती है ध्यान से समझिए, राइट ऑफ करने की बात कर रहा हूं। राइट ऑफ मतलब ये जो डिस्काउंट या लॉस था तो ये डेबिट हुए थे, इनको खत्म करने के लिए 2 में लिखोगे डिस्काउंट या लॉस, डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक, और इसको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहला जो नाम यूज हो सकता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो सकता है, इसलिए डेबिट में सबसे पहला नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम से पूरा राइट ऑफ हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर कम पड़ रहा है पैसा तो आप किसका यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको डेबिट कर दोगे। एग्जांपल, हमारे पास लॉस है 1 लाख रुपए का, सिक्योरिटीज प्रीमियम से 70,000 है, तो 1 लाख में 70,000 यहाँ से यूज हो गया, रेस्ट अभी भी कितना कम पड़ रहा है 30, उसके लिए एसपीएल यूज हो जाएगा। या मान लीजिए 1 लाख था, हो सकता है इस 1 लाख में से आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो सारा अमाउंट किससे आ जाएगा, 1 लाख का एसपीएल से। हो सकता है आपके पास पूरा अमाउंट 1 लाख में से प्रीमियम 1 लाख का अवेलेबल, तो सारा अमाउंट 1 लाख का आ जाएगा, फिर इसका नाम नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली आप एंट्री को क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हैं।
ये था आपका पूरा चैप्टर डिवेंचर का, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में, किस तरीके से करा जाता है, उसमें क्या क्या केस होते हैं, कौन कौन से हैं, उनको आपके साथ डिस्कस किया। इनके बेस पर क्वेश्चन ट्राई कर लेना, जैसा कि आपके एग्जाम वगैरह आ रहे हैं तो उनमें यूटिलाइजेशन कर सकते हो इस वीडियो को देखकर, और आपके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर, ट्राई करके देख लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, जो भी आपके पास जो भी डाउट वगैरह होगा वो बता देना।